हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। तो आज हम आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स का जो आपका चैप्टर टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर एक बार आपको वेटेज ऑफ द चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट। तो यार इसमें लास्ट 5 ईयर में 175 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर और इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्टिमिस्टिक हुआ तो 4 भी आ सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस तो आएगा, राइट। और मॉडर्न फिजिक्स का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें वेरी फ्यू टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड किए गए हैं, जो येलो कलर से किए हैं, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो वाइट से किए हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नॉट ऑन वेरी हाई प्रायोरिटी। ठीक है, तो आप इन 6 से 7 टॉपिक कोई कर लो तो काफ़ी है। उनमें से भी जो येलो कलर से हाईलाइटेड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और नीचे बच गया एक्सरेज, रेडिएशन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बट दे आर नॉट ऑन सो हाई प्रायोरिटी। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। डी ब्रोगलीज इक्वेशन या डी ब्रोइज इक्वेशन, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स की जो डी ब्रोइज वेवलेंथ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, उसी के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, उनको क्वेश्चंस को बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स। फिर उसके बाद एटॉमिक मॉडल एंड स्पेक्ट्रम, तो आपकी जो सीरीज़ होती है, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल है जो, और उसके अलावा एटॉमिक मॉडल के अदर प्रपोज मॉडल, सबका बेसिक आपको देखना है। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन लाइक एटम्स के जो भी मॉडल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है और उनसे रिलेटेड स्पेक्ट्रम इनको स्टडी करना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, थोड़ा आइडिया आपको केमिस्ट्री से भी रहेगा। तो ये सब पढ़ लोगे तो यू विल बी इन ए गुड पोजीशन टू टारगेट 2 to 4 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बेटा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज फॉर ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज 36 R0, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द गिवन सीरीज विल बी। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी आपको दे दी गई है, तो मैक्सिमम एनर्जी हमें पता है कब होगी, इसको वी कैन राइट की 13.6 इंटू Z² और 1 मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो ये क्या आपको गिवन है, दिस इज गिवन एज 36 R0। ठीक है, अब पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, फॉर सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लाइन के लिए लिख सकते हैं hc बाई लेमडा, ये आपकी hc बाई लेमडा इज एनर्जी विच इज 13.6 Z², और सेकेंड लाइन के लिए 1, ये तो 1 आ गया, और ये सेकेंड सी लाइन के लिए 3। तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व करके, यू कैन सॉल्व इट, ये आपका रहेगा 36 R0 इंटू 8/9। ठीक है, आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, फिर आप इसको करते हो तो 32 R0। ठीक है, तो लेमडा आपका जो आएगा वो आएगा hc बाई 32 R0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यू कैन फाइंड आउट द लेमडा फॉर सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, hc बाई 32 R0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन C becomes the right answer. Question number 2 देखते हैं। The figure shows variation of photo current with anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations. Let IA, IB, IC be the intensities and nu A, nu B, nu C be the frequencies for the current ABC respectively then. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सैचुरेशन करंट दे रखा है। ठीक है, एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये हमें पता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें हमें पता है बच्चे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सैचुरेशन करंट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, तो इंटेंसिटी हम देखें तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट कि इंटेंसिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इंटेंसिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ए का जो करंट है सैचुरेशन करंट, उसकी वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इंटेंसिटी ऑफ बी। और दूसरा चीज़ क्या जानते हैं हम कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है
वो देखते हैं। अब देखो ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है, यहाँ से आप देख सकते हो, और सी का ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से हमें दो आउटपुट मिले, इंटेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो इन दोनों बातों को बताने वाला हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, कि फ्रीक्वेंसी ए और बी की बराबर है और इनकी इंटेंसिटीज आर अनइक्वल। और वैसे पूछें तो इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सरफेस irradiated with light of wavelength lambda 200 nanometer gives out electrons with maximum velocity v. The cutoff wavelength being 600 nanometer, the same surface would release electrons with maximum velocity 2v if it is irradiated by light of wavelength. ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v 200 नैनोमीटर पे मिलती है। कट ऑफ वेवलेंथ जो दिया है दैट इज 600 नैनोमीटर की। 600 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ की अगर वेव इंसिडेंट होगी तो फिर कोई भी जो है एमिशन नहीं होगा। और द सेम सरफेस वुड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम वेलोसिटी 2v इफ इट्स इरेडिएटेड। अभी अब 2v वेलोसिटी चाहिए तो कौन सा वेवलेंथ आपको चाहिए इंसिडेंट रेडिएशंस का। ठीक है, तो डेफिनेटली वो वैल्यू जो है 200 से कम होनी चाहिए, क्योंकि हाई एनर्जी होगी तो वेवलेंथ कम होगी। बट चारों ऑप्शन हमारे से कम ही है 200 से, तो हम इस तरीके से डिसाइड कर नहीं सकते। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है क्या, आइंस्टीन इक्वेशन से हमें पता है कि इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv², वो क्या होगा hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि hc/λ0। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये तो इक्वेशन 1 आ गया। और दूसरा है कि आपको 2v वेलोसिटी चाहिए, तो 1/2 m इंटू 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू hc, और ये इसको लैम्डा डैश बोल लेते हैं जो नया वेवलेंथ निकलेगा। और दूसरा ये वर्क फंक्शन है तो कांस्टेंट रहता है मटेरियल के लिए, डजंट चेंज, तो 1/λ0 ही आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन से वी कैन राइट इट एज, यहाँ से क्या करें, इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, है ना, हाफ mv² की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हाफ mv² की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ0 इज इक्वल टू 1/4 इंटू hc इंटू 1/λ डैश माइनस 1/λ0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से ये मिल गया। अब इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो हमें मिलेगा 1/λ डैश इज इक्वल टू 4/λ माइनस 3/λ0। ठीक है जी, अब मुझे लैम्डा एंड λ0 की वैल्यू गिवन है। लैम्डा इज गिवन एज 200 नैनोमीटर्स एंड λ0 इज गिवन एज 600 नैनोमीटर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो 4/λ इज 200 नैनोमीटर और ये 600 नैनोमीटर। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करने पर जो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी यानी लैम्डा डैश की, दैट इज़ गोइंग टू बी 66.67 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो आपका चॉइस डी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पार्टिकल विद मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड एसोसिएटेड डी ब्रोए वेवलेंथ इज लैम्डा। इफ दिस पार्टिकल कोलाइड्स inelastically with another particle of mass 2m, what will be the de Broglie wavelength of the system। ठीक है, तो inelastic collision हो रहा है तो बट यहाँ पे हम मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं यार वी नो कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यहाँ पे p इज द मोमेंटम। अब h तो आपका कांस्टेंट है ना, h तो कांस्टेंट ही रहता है और यहाँ पर कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से तो ये सेम रहेगा। दिस इज सेम इन बोथ द केसेस, मोमेंटम इज सेम इन बोथ द केसेस। तो यहाँ से वी कैन राइट कि लैम्डा विल रिमेन सेम। तो वी कैन राइट कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। द रेशियो ऑफ डी ब्रोइज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। ठीक है, तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोइज वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p और p को वी कैन राइट p इज इक्वल टू √2m इंटू क्यू इंटू वी या 2m इंटू ई वी। इसके बाद वी कैन
चूज़ द वैल्यूज़ की इलेक्ट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me इंटू EV डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटू v। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर वी कैन गेट कि इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी, तो ये हमें मिल गया। तो इम्प्लाइज वी कैन राइट लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें अभी सॉल्व किया हमने। तो दैट इज़ 2m अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे वी कैन राइट कि आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल इट बी मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द डी ब्रोइज रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे तो हम वी कैन एस्टेब्लिश द डी ब्रोइज रिलेशनशिप। बट देखो, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, है ना, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, राइट। मास इज मोर, मोमेंटम इज मोर, और जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वी नो दैट कि उसका वेवलेंथ जो है वो कम होगा। मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा तो वेवलेंथ की वैल्यू कम और कम, और जितना वेवलेंथ कम होगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सपेरिमेंटली मेजर सच वेवलेंथ्स। तो हेंस इट इज़ डिफिकल्ट टू वेरीफाई द डी ब्रोइज रिलेशनशिप फॉर अ हैवियर पार्टिकल या फिर अ डस्ट पार्टिकल। इन सब में देखो, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ये तो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, और डस्ट पार्टिकल इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एटम्स। तो ठीक है, तो दिस इज द हैवीएस्ट पार्टिकल अमंग ऑल दीज फोर। तो जो हैवीएस्ट होगा उसके लिए इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड मेजर द डी ब्रोइज वेवलेंथ, एंड हेंस इट इज़ डिफिकल्ट टू वेरीफाई द डी ब्रोइज रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 7, द सरफेस ऑफ अ metal is illuminated with the light of wavelength 400 nanometers. The kinetic energy of the ejected photoelectron was found to be 1.68 electron volts. The work function of the metal used is, ठीक है, तो आपको वर्क फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो वी कैन यूज़ द आइंस्टीन्स इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन जो था वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स जो होता है इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है जी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमें गिवन है के ई मैक्स इज गिवन, द काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट तो 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज़ गिवन, और यहाँ से आई नीड टू फाइंड आउट एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा वी कैन फाइंड आउट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, आपको एच सी की वैल्यू दे रखी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आपको 400 नैनोमीटर दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे नैनोमीटर था तो हम इसको नैनोमीटर में ही रखेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस वी कैन गेट 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब एच सी की वैल्यू 3.1 रखेंगे इस इक्वेशन में माइनस वर्क फंक्शन। तो फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली फाइंड आउट वर्क फंक्शन, और उसका वैल्यू आएगा 3.1 माइनस 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो इट बिकम्स 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। The work function of the material is 1.42 electron volts. Option B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे आपको दो स्लोप दिए गए, एक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और इसके बारे में आपको पूछा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन 1, यहाँ से भी आप इजीली आइंस्टीन इक्वेशन यूज़ करके यू कैन इजीली सॉल्व दिस कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है इज इक्वल टू आपको पता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू वर्क फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से यू नो दैट कि स्लोप ऑफ के मैक्स वर्सेस न्यू, ये आपका क्या रहेगा, इट इज़ एच। ठीक है, इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो दिस इज द कॉन्स्टेंट पार्ट, वर्क फंक्शन इज द कॉन्स्टेंट। हेयर m की जगह पे आपका h है, तो h इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, देखो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो लाइन 1 आपकी के वर्सेस एफ ग्राफ पे है, और लाइन 2 है वो पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी पे। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इज h, तो a इज एसोसिएटेड विद q, तो यहाँ पे आपका q आ गया, इधर लिख लेते हैं a इज एसोसिएटेड विद q। स्लोप ऑफ लाइन 2, तो पोटेंशियल एंड एनर्जी आर रिलेटेड। एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप पोटेंशियल जो स्लोप होगा वो सेकंड वाले का h बाई ई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दिस इज p क्यू पी। थर्ड देखते हैं y1 क्या है भाई, y1 इज द y इंटरसेप्ट ऑफ फर्स्ट ग्राफ, तो y इंटरसेप्ट ऑफ फर्स्ट ग्राफ इज वर्क फंक्शन, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया c का r। यहाँ से इक्वेशन से देखेंगे ना, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट
इंटरसेप्ट। तो वाई आप यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रखो तो के मैक्स की वैल्यू -W0 आ जाएगी, जो कि आपका वाई इंटरसेप्ट आएगा, तो W आ गया, ठीक है। और y1 है तो ये -y1 था तो -W0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वर्क फंक्शन हो गया। और y2 क्या आएगा, W/E, तो ये आपका S आ गया। तो QPRS यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद a light of wavelength lambda, the fastest electron has a speed of v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest emitted electron will become। तो आपको लैम्डा बदलने पर स्पीड को बताना है क्या होगा। पहले मैं लिख लेता हूँ कि जनरली पहला इनिशियली जो आप जब इसका वेलोसिटी v था तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। इसको फाई लिख लेते हैं या w भी लिख सकते थे, ठीक। और जब इसकी वैल्यू बदल दी जाए तो हाफ m इंटू, मान लो वेलोसिटी इसकी v डैश हो जाती है तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा डैश, जो कि बदल कर हो गया 3 लैम्डा बाई 4 माइनस वर्क फंक्शन, ये कांस्टेंट रहेगा। अभी सेकेंड इक्वेशन को मैं लिखूँ अगर, तो सेकेंड इक्वेशन को वी कैन राइट इट एज इक्वल टू 4hc बाई 3 लैम्डा माइनस 5, ठीक है। इसी को फिर लिख लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, चलो इसको इक्वल टू नहीं लिखते, इसको लिख देते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन, देखो थोड़ा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, 4hc बाई 3 लैम्डा माइनस 5 बाई 3, ठीक है। थोड़ी वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट करती हैं, दिस इज़, ये बोल दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर देन राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, आई विल राइट कि 4hc बाई 3 लैम्डा माइनस 5, जो कि हाफ एम वी डैश के बराबर, तो वी डैश स्क्वायर के बराबर है। इट इज़ ग्रेटर देन 4/3 कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया hc बाई लैम्डा माइनस 5, ठीक है। और इट इज़ और इसमें -5/3, तो इसको मैं लिखूँ कि इट इज़ इक्वल टू 4/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 5/3। तो यहाँ से आई कैन राइट कि हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4/3 हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन इजीली एस्टेब्लिश ए रिलेशन कि वी डैश इज ग्रेटर देन अंडर रूट, दोनों साइड रूट ले लेंगे, वैल्यूज जो कट रही हैं उनको काट लेंगे, अंडर रूट 4/3v। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं विच इज़ द ऑप्शन डी, ग्रेटर देन, है ना। तो वी डैश इज ग्रेटर देन रूट 4/3 टाइम्स ऑफ वी, तो ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर 3.2 × 10⁻³ watt emits mono energetic photons of energy 5 electron volt. The source is located at a distance of 0.8 meters or center of the stationary metallic sphere as work function of the material is given, radius sphere का radius दे दिया आपको, efficiency of photo electric emission is 1 in every 10⁶ incident photons। तो 10⁶ photons incident होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन emit होगा, ठीक है। assume that the sphere is isolated and initially neutral and that photoelectrons are initially swept away after emission, ठीक है। तो initially neutral condition, number of photoelectrons emitted per second is, तो पहले से कोई accumulation नहीं है तो आप बोलेंगे कि कितने फोटोइलेक्ट्रॉन एमिट होंगे पर सेकेंड। ये तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो पावर ऑफ द सोर्स इज गिवन एज, लाइट सोर्स का जो पावर दिया है दैट इज 3.2 × 10⁻³ वॉट्स। उसके बाद एनर्जी दे दिया है फोटोन्स का 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है जी। इसी को सॉल्व करें तो अगर जूल्स में निकालें तो 5.0 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक। ओके, पावर रिसीव्ड बाय स्फीयर, तो ये स्फीयर है, इस पर कितनी पावर रिसीव होगी उसको मैं पी डैश बोल देता हूँ। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, ठीक है। तो पावर इनटू जो इधर से आ रही है वो उसका एरिया आपका πr² हो गया, स्मॉल r, और डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया 4πr², ये स्फीयर का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है p इंटू स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 4 इंटू कैपिटल R²। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट अगर मैं करूँ तो p की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻³ दे रखी है। स्मॉल r इज गिवन एज, स्मॉल r आपको दे रखा है 8.0 इंटू
10⁻³ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू आपको दे रखी है, कैपिटल आर इज गिवन एज 0.8, 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको पी डैश जो मिलेगा दैट इज 8 इंटू 10⁻⁸ वाट्स। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना हो जो इंसिडेंट होंगे, उसको मैं बोल देता हूँ एन डैश, तो ये आपका होगा पी डैश डिवाइडेड बाय एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपने अभी निकाला था पावर ऑफ एनर्जी ऑफ सिंगल, ये निकाला ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको डिवाइड कर दिया आपने टोटल पावर डिवाइडेड बाय, तो ये आपका आ गया 10⁻11 पर सेकेंड, राइट। दीज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट। अब आपको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड निकालना है, तो आपको एफिशिएंसी दे रखे है 1 इन एवरी 10⁻6। तो मतलब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, मान लो n इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो दैट विल बी 10⁻11, these are the number of photons incident और emitted electron will be divided by 10⁻6, तो ये आपका आ गया 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स implies that they will show diffraction effect. Davison and Germer demonstrated this by diffracting electron from crystals. The law governing the diffraction from a crystal is obtained by requiring that electron waves reflected from the planes of the atom is crystal interface। ठीक है, तो ये आपको इनकम इंसिडेंट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। अब गिवन है इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड टू अ पोटेंशियल ऑफ V आर डाइफ्रेक्टेड बाय फ्रॉम अ क्रिस्टल। ओके, डी का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, विड्थ ये जो है 1 एंगस्ट्रॉम है, इंसिडेंस एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ बच्चे। दिस इज पॉइंट O, इसको इस पॉइंट को बोल देता हूँ Q, इसको P और इसको R। ठीक है, QPR। अब देखो पाथ डिफरेंस जो रहेगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, दीज टू रेज। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, इसको डेल्टा इज पाथ डिफरेंस, जो कि QP प्लस PR के बराबर होगा। और QP को आई कैन राइट OP इंटू कोस आई प्लस OP इंटू कोस आई, दोनों बराबर ही है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OP की वैल्यू D के बराबर है। ठीक है, और P ये वाला, दिस इज इक्वल टू D इंटू कोस आई, और ये किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव जो है ना हो रहा है, यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, लास्ट में लिखा है, तो n लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से लैम्डा वी कैन राइट कि लैम्डा इज इक्वल टू 2D कोस आई अपॉन n, और n की वैल्यू पहला ही ले लेते हैं, तो हम लेंगे n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, और फॉर n इज इक्वल टू 1 हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डी की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, कोस ऑफ 30 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 डिवाइडेड बाय n, और फॉर n इक्वल्स टू 1 लैम्डा इज इक्वल टू √3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ we can easily find out the value of potential because we know that lambda is equal to, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है 12.4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय √V। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, तो V आपका सॉल्व करने पर 50 वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। With what potential an electron should be accelerated so that its de Broglie's wavelength becomes equal to the wavelength of second line of Balmer series for helium ion। ठीक है, He पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो बार्मर सीरीज के हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं कि वी नो दैट कि 1/λ इज इक्वल टू Rydberg's constant इंटू Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है जी,
ओके, फॉर बार्मर सीरीज फॉर सेकेंड लाइन, ठीक है, बार्मर सीरीज की सेकेंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू 4 होएगी और n1 की वैल्यू 2 होएगी। इन दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके मैं इसको रीसिम्प्लीफाई कर रहा हूँ। r इंटू जेड की वैल्यू 4 होगी फॉर एच ई पॉजिटिव आइन, एच ई पॉजिटिव आइन जेड स्क्वायर विल बी 4, जेड की वैल्यू 2 रहेगी, राइट। तो ये जेड स्क्वायर इज 4 इंटू 1 बाई n1, n1 की वैल्यू इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 की वैल्यू 4, तो ये आपका 16। इसी को सॉल्व करने पर आपको मिलता है 3r/4, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3r/4, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4/3r, और यही किसके बराबर होगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू h/√2m EV, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डी ब्रोई वेवलेंथ बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी यू कैन इजीली फाइंड आउट, तो वी जो है आपका इक्वल हो गया डी ब्रोई वेवलेंथ, तो पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया लैम्डा की वैल्यू फॉर बार्मर सीरीज, अब उस लैम्डा को इक्वेट कर देते हैं डी ब्रोई वेवलेंथ के से, और फिर हम यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर ले ले रहा हूँ, तो दिस इज 16/3r² इज इक्वल टू h²/2m EV। तो यहाँ से v वी कैन फाइंड आउट, तो v इज इक्वल टू, v आपका क्या होएगा 9h²r² और डिवाइडेड बाय 32m इंटू ई, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज दिस करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रोई वेवलेंथ फ्रॉम 2 10⁻⁹ मीटर टू 0.5 10⁻⁹ मीटर, तो 2 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर रिड्यूस करने के लिए। तो अब देखो एनर्जी हैज़ टू बी एडेड, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ घट रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी वी आर सप्लाइंग हाई एनर्जी वेव्स। तो कितनी एनर्जी ऐड करेंगे ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी नो दैट कि लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m ई, ठीक है। EV को E लिख लिया, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह एनर्जी लिख लिया, ठीक है, तो ताकि वी कैन इजीली कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। चलिए, अब इसके बाद यहाँ से मुझे पता चला इम्प्लाइज कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√E। तो इस रिलेशन को यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा डैश बाई लैम्डा इज इक्वल टू √E/E डैश, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी था तो E डैश नीचे E ऊपर, ये हो गया। इम्प्लाइज E/E डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाई लैम्डा का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू लैम्डा डैश क्या हुआ, न्यू वेवलेंथ इज 0.5 नैनोमीटर और ये 2 नैनोमीटर, तो इसका स्क्वायर, तो दैट मीन्स इट इज़ 1/16। तो E डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ E, तो जो न्यू एनर्जी है दैट इज 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। कितना ऐड करना पड़ेगा, शुड बी एडेड, व्हाट एनर्जी शुड बी एडेड, पहले E था बाद में 15 E हो गया, तो डेल्टा E जो आएगा एनर्जी एडेड इज इक्वल टू 16E, ये फाइनल एनर्जी जो E डैश था माइनस E, तो ये आ गया 15 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। अब अगर आपको इनिशियल एनर्जी पता हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, तो अब इनिशियल एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू hc/λ, तो आपको डेल्टा E निकालना है, तो यू कैन फाइंड आउट 15 इंटू hc/λ, वैल्यूज सब्सटीट्यूट खाली अभी करना है। h इज़ गिवन, h अच्छा नहीं लिखा, तो हमें पता है 6.62 10⁻⁻34, c वी नो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा इज़ गिवन एयर, राइट। तो इनिशियल जो वैल्यू थी लैम्डा की तो वो थी 2 नैनोमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁹, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this much energy should be supplied to change the wavelength from 2 nanometer to 0.5 nanometer. तो ऑप्शन जो आपका है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5.67, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फॉर अ पॉइंट लाइट सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव इज प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, ठीक है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नो, राइट। तो दैट मीन्स असर्शन इज रॉन्ग, तो असर्शन रॉन्ग होते ही हमारा ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। अभी देख लेते हैं रीजन सही है क्या।
अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, सही बात है, एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेव, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है बट दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो रीजन की जो स्टेटमेंट्स है दे आर करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स में represent the speed of electron in a hydrogen atom as a function of the principal quantum number n। तो हमें पता है mvr is equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो mvr is equal to nh अपॉन 2 पाई वी नो, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट कि mv स्क्वायर अपॉन आर, ये फोर्स इक्वेट करने से k इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से वी कैन ईजिली राइट कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये आपका कौन सा शेप होगा, दिस इज रेगुलर पैराबोला, ठीक है, सॉरी दिस इज रेगुलर हाइपरबोला, है ना, क्योंकि इन्वर्स है तो 1/r। तो इनमें से हाइपरबोला कौन सा दिख रहा है, स्लोप b, तो b जो है दैट इज रेगुलर हाइपरबोला, दैट मीन्स द करेक्ट प्लॉट इज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है बेटा, ये बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज एज, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। तो फॉर x बिटवीन 0 and 1 एनर्जी इज ई नॉट, एंड फॉर x ग्रेटर देन 1 पोटेंशियल एनर्जी इज 0। द डी ब्रोइज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इन द रेंज 0 to 1 इज λ1 एंड दैट इन रेंज greater than 1 it is λ2। if the total energy of the particle is 2e, total energy 2e नॉट है, तो फाइंड λ1 by λ2। तो आपको डी ब्रोई वेवलेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका काइनेटिक एनर्जी पे, है ना, डी ब्रोइज वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे ही x बिकम्स ग्रेटर देन 1 तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है और टोटल एनर्जी 2e नॉट है, तो सारा का सारा कंपोनेंट किसके फॉर्म में, काइनेटिक के फॉर्म में। तो फॉर x ग्रेटर देन 1 काइनेटिक एनर्जी इज 2e नॉट, एंड फॉर x लेस बिटवीन 1 and 0 काइनेटिक एनर्जी इज 2e नॉट माइनस ई नॉट, यानी कि ई नॉट। तो अब हमें यही बात ध्यान रख के हमें लैम्डा इज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ये काइनेटिक एनर्जी होती है EV जो है, तो इम्प्लाइज लैम्डा 1/λ2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस, ठीक है। तो सेकंड केस है यानी कि x ग्रेटर देन 1, यही तो λ2 है, तो ग्रेटर देन यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी इज कम्प्लीटली इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आप अंडर रूट 2e नॉट लिख दो। और केस 1 में जब x बिटवीन 0 and 1 तो यहाँ पर ई नोट इज पोटेंशियल पार्ट और ई नोट ही बचेगा, 2e नॉट में से ई नोट गया तो ई नोट बच गया, ये आपका काइनेटिक पार्ट है। तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ ई नोट बाय अंडर रूट ऑफ 2e नॉट बाय अंडर रूट ऑफ ई नोट, तो ये आपका आ गया √2। तो दैट मीन्स द रेशियो इज √2:1, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोइज वेवलेंथ। तो यहाँ से हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये होता है। तो यहाँ से h इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वही प्लॉट हुआ, p और लैम्डा का प्लॉट जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ द थ्री मेटल्स ए बी एंड सी आर WA WB WC, work function of A is greater than B is greater than C, the correct graph between stopping potential and frequency of the incident radiation is, ठीक है। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से, Ke इज इक्वल टू h न्यू माइनस W। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यार पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी इज V नॉट एंड V, तो यहाँ से स्लोप जो रहेगा पोटेंशियल और v का अभी हमने सॉल्व किया था, तो वो क्या रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू h अपॉन ई, तो ये दोनों ही है, तो h के बराबर h अपॉन ई, तो कांस्टेंट ही रहेगा सबका स्लोप, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो c एंड d गलत हो गया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ v वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अभी देखा था हमने h बाई ई, दिस इज द स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका हो गया। तो दैट मीन्स द स्लोप ऑफ ऑल द लाइन ए बी एंड सी आर गोइंग टू बी सेम, तो c और d में देखो यहाँ पे डाइवर्जिंग है
और इधर ये भी डाइवर्जिंग है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब हमारा करेक्ट आंसर ए और बी में से हो सकता है। उसके बाद हमें पता है कि क्योंकि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ सी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आएगी? यहाँ पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बी की उससे कम, सी की उससे कम। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज हाईएस्ट, बी का उससे कम, सी का उससे कम। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे जो राइट मोस्ट होगा वो ए होना चाहिए, हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फोटोन। तो फोटोन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अ फोटोन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, नहीं, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता। नंबर ऑफ फोटोन्स इन एन इंटरेक्शन इज कंजर्व्ड, नहीं पता, छोड़ देते हैं। मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, मास ऑफ फोटोन इज अनडिफाइंड, कोई भी डिफाइन नहीं किया गया मास ऑफ फोटोन, ऐसी कोई चीज़ डिफाइन नहीं की गई फिजिक्स में। ऑप्शन डी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बिल्कुल सही बात है, तो हमें ये पता है, ऑप्शन डी सही है। तो हम इस तरीके से भी ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स इन इंटरेक्शन इज कंजर्व्ड, नहीं, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि फोटोन्स आपके एब्जॉर्ब हो सकते हैं, राइट, तो कंजर्व नहीं रहेंगे इंटरेक्शन में। ओके, तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ कैन टेक प्लेस, तो बी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ फोटोन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटोन। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज λ2 एंड दैट ऑफ प्रोटोन इज λ1। द रेशियो ऑफ λ2 बाई λ1 इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है जी। तो यहाँ से हम एक बार प्रोटोन के लिए लिख देते हैं और फिर पहले फोटोन के लिए लिख देते हैं और फिर इधर लिख लेंगे प्रोटोन के लिए। ठीक है, फोटोन के लिए भी नो दैट कि E इज इक्वल टू जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होता है, या फिर एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई, ठीक है जी। और जबकि λ2 यहाँ पे दिया है फोटोन के लिए, तो λ2 इज इक्वल टू एच सी बाई। और सिमिलरली प्रोटोन के लिए लिखे तो E इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ प्रोटोन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन का स्क्वायर। तो यहाँ से जो P है मोमेंटम, दैट वी कैन राइट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और λ1 जो रहेगा वो आएगा डी ब्रोइज वेवलेंथ h/√2m इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से मुझे λ1 और λ2 की वैल्यू पता चल गई, तो मुझे फाइंड आउट करना है λ2 बाई λ1। तो λ2 को रखेंगे एच सी बाई ई और λ1 को रखेंगे h/√2m। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो मिलेगा आपको, दैट मीन्स कि आपका सॉल्व होगा λ2 बाई λ1 इज इक्वल टू एच से एच चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर बच जाएगा आपका C और नीचे आएगा E और ये ऊपर चला जाएगा √2m इंटू ई। तो ये आपका बच गया C√2m डिवाइडेड बाई √e। तो दैट मीन्स λ2 बाई λ1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/√e, तो यानी कि e की पावर -1/2। तो हैंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। When an electron makes a transition from state n1 is equal to 1 to n2 such that its time period increases 64 times, then how many different lines are possible in resulting spectrum between n1 and n2। ठीक है, तो टाइम पीरियड 64 टाइम्स हो गया, तो हमें पता है कि n1 बाई n2 का क्यूब इज इक्वल टू t1 बाई t2। तो सीधा वैल्यूज रखेंगे, n1 बाई n2 का क्यूब इज इक्वल टू t1 बाई t2, तो 1 था पहले और 64 टाइम्स हो गया t2, 64 टाइम्स ऑफ t1, तो 1/64 इम्प्लाइज n1 बाई n2 इज इक्वल टू 1/4। तो n2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n1 और n1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो n2 इज इक्वल टू 4। तो करेक्ट चॉइस, करेक्ट आंसर इज 4। तो n2 की वैल्यू जो है दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर विच इज यूज्ड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
When light from the spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of photoelectrons is 0.67 volt. Work function of the material for which the cathode is made is this. Find the approximate value of x. ठीक है, एक आर्गन लेज़र है, 488 नैनोमीटर का लाइट प्रोड्यूस करती है. When the light from the spectral line is incident on the emitter, जब ये लाइट एमीटर पर गिरेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.67 वोल्ट का रहेगा. तो आपको वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैथोड बताना है. ठीक है, तो हमें पता है एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. 6.62 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8 divided by lambda is 488 नैनोमीटर. ठीक है, यहाँ से एनर्जी जो आपकी आएगी दैट इज़ 4.07 10 to power minus 19 जूल्स. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट इक्वेशन यूज़ करूँगा. तो हम लिख सकते हैं कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आपको दिया है वर्क पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे दिया गया है, वर्क फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन एंड वर्क फंक्शन यू हैव टू फाइंड आउट. तो वी कैन राइट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि E इंटू वी नॉट. तो यहाँ से एनर्जी इज 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अभी कैलकुलेट किया, माइनस ई की वैल्यू सबको पता है, और इंटू 0.67 वोल्ट आपको दे रखा है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. तो यहाँ से आपका जो n की वैल्यू है, x की वैल्यू है दैट इज़ 3. तो x इज़ 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 927 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा एंड एट 27 डिग्री सेल्सियस इट्स डी ब्रोइज वेवलेंथ इज n लैम्डा, द वैल्यू ऑफ n इज. ठीक है, तो अभी हमें पता है कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T. तो यहाँ से वी कैन राइट कि लैम्डा डैश बाई लैम्डा इज इक्वल टू √T डैश बाई T डैश. ठीक है, तो T डैश जो आपका है वो है 27, T डैश लैम्डा डैश आपको फाइंड आउट करना, और T जो है 927 है. तो इसमें हम वैल्यूज़ SI यूनिट में करेंगे तो 927 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई 27 प्लस 273. इसको सॉल्व करने पर आपको √4 मिलेगा एंड दैट इज़ 2. तो यानी कि हमें पता चला कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, हैंस n इज इक्वल टू 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. A hydrogen-like atom has one electron revolving around a stationary nucleus. The energy required to excite the electron from the second orbit to third orbit is this. The atomic number of the atom is. तो आपको Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे. तो हमें पता है कि एनर्जी का इक्वेशन होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, और कौन से ऑर्बिट से 1/n1 माइनस 1/n2 होता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका सेकेंड टू थर्ड गया है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर ये इज इक्वल टू 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया. अब यहाँ से Z इज़ द ओनली अननोन, तो Z स्क्वायर बिकम्स 25 हेयर, इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से Z की जो वैल्यू आएगी तो एटॉमिक नंबर इज 5. क्वेश्चन नंबर 25. इलेक्ट्रॉन्स इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम with atomic number 3 makes transition from the fourth excited state to third excited. Fourth excited से third excited state and from third excited state to second excited state. The resulting radiation incident on the metal plate to eject photoelectrons. The stopping potential for the photoelectron ejected by shorter wavelength is this, and for stopping potential for the longer wavelength is this. तो आपको शॉर्टर वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है, लॉन्गर के लिए आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है जी, और दो अलग अलग कंडीशन दे दी. तो अभी पहले लिख लेते हैं, हम लिखते हैं क्या कि वी नो दैट कि एनर्जी इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा या H न्यू. इसको लिख लेंगे 13.6 इंटू जेड की वैल्यू दे रखी है 3 स्क्वायर इंटू पहला है कि पहला गया आपका थर्ड एक्साइटेड से फोर्थ एक्साइटेड से थर्ड, तो थर्ड एक्साइटेड हो गया यानी कि n की वैल्यू 4 आ जाएगी, और फोर्थ एक्साइटेड यानी n की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिल रही है आपको दैट इज़ 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये एनर्जी
व्हेन इट इज़ फ्रॉम 4th एक्साइटेड टू 3rd एक्साइटेड। उसके बाद फॉर n इज इक्वल टू 4 to 3, है ना, कि जब आपका 3rd एक्साइटेड से 2nd एक्साइटेड, तो उस केस में आपका h न्यू रहेगा दैट इज़ 13.6 इंटू 3 स्क्वायर। और अब की बार आपका है 2nd एक्साइटेड पे गया है, कौन से 3rd एक्साइटेड से, तो इसको सॉल्व करने पर 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलने वाला है। तो फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए आपको दे दिया वर्क फंक्शन 3.95, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन 3.95 इज इक्वल टू एनर्जी फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी ना, हायर फ्रीक्वेंसी वाला होगा, तो यानी कि ये 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, तो दैट मीन्स वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए हमें बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि E इंटू वी नॉट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ये क्या होता है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इज 2.75 माइनस वर्क फंक्शन जो अभी आया 2, तो ये आपका क्या 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये आपका आ गया 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि आपका n का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 75, है ना, कि 10⁻⁻2 वोल्ट था, तो n इज इक्वल टू 75। चलिए, तो आपका जो आंसर आया दैट इज़, अभी यहाँ से ये 0.75 इलेक्ट्रॉन था ना, तो वी नॉट की वैल्यू आएगी 0.75 वोल्ट्स, और ये आपका 75 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट के बराबर है, तो n की वैल्यू फिर 75 आई, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अभी ऑल 25 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। अभी कोई डाउट बचे तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन डाउट ग्रुप्स, अदरवाइज वी हैव हैड सॉल्व्ड। और ध्यान बिल्कुल ये रखना कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं, तो आप प्लीज़ मॉडर्न फिजिक्स को कभी ना छोड़ें। यहाँ पे आपको बताया गया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ पढ़ना है, डी ब्रोइज वेवलेंथ सब कुछ पढ़ना है, एटॉमिक मॉडल एंड स्पेक्ट्रम सब कुछ पढ़ना है। ये 4 टॉपिक तो बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद एक्सरे, रेडिएशन, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगा लोगे तो यू विल बी इन अ गुड पोजिशन कि आप लगभग सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कर पाओगे, जो लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।